नमस्कार, मैं रविकुमार मीणा और आप देख रहे हैं आपके भरोसे का प्रतीक दैनिक भरोसा। हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात के सफ़रनामे में हम आपकी मुलाकात खास शख्सियत से कराते हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर परवेश अरोड़ा जी, जो लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि लोगों की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, लोगों की जो परेशानियां हैं, उनको लेके वो उनके बीच जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि उनको आगे आकर समाज सेवा के क्षेत्र में भी कूदना चाहिए और लोगों की समस्याओं से उनको निजात दिलानी चाहिए। सबसे पहले तो सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। सर, जिस तरीके से आप एक लंबे अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लंबे अरसे से लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि सर लोगों के बीच जाकर उनकी आम ज़रूरतों को भी जाना जाए, उनकी आम आवश्यकताओं को भी जाना जाए, उनकी समस्याओं को जाना जाए और उनका निदान किया जाए? देखिए, मैं लगभग 21 वर्षों से चिकित्सा के क्षेत्र में हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मैं आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। और आयुर्वेदिक चिकित्सक की एक स्पेशलिटी होती है, वो केवल तन को स्वस्थ नहीं करता, वो मन को भी स्वस्थ करता है, वो समाज निर्माण में भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करता है, वो आध्यात्मिक रास्ते पर भी चलता है, वो राष्ट्र निर्माण में भी पार्टिसिपेट करता है। तो 20 वर्षों से ही मैं इस तरह की सारी एक्टिविटीज़, जिसमें योग क्लास कराना, साथ में और दूसरे सामाजिक काम करना, राष्ट्रीय जो भी पर्व हैं उनको अच्छे से मनाना, जितने आध्यात्मिक पर्व है वो सब सामूहिक रूप से मनाना, तो ये सब मैं करता आया हूँ। आप कह सकते हैं मेरा शौक़ है, मेरी हॉबी है, मुझे आनंद मिलता है इसमें। तो अब वो समय आ गया जब मुझे लगा कि नहीं, अब मैं अपने इन कामों को, क्योंकि ये काम इम्पैक्टफुल हैं और सबसे बड़ी बात है कि आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए ये बहुत ही रिक्वायर्ड है कि हम अपने पर्वों को, अपनी राष्ट्रभक्ति को, अपने जो सामाजिक ताना बाना है उसको जो है बहुत ही शुद्धतम रूप में आने वाली जनरेशन्स को ट्रांसफ़र करें। उसके लिए अगेन इसको बहुआयाम देना होगा, इसको एक्सपेंड करना होगा। और जब भी किसी काम को एक्सपेंड करना होता है तो यू नीड पावर। तो पावर या सिस्टम का सपोर्ट आपको तभी मिल पाएगा जब आप पॉलिटिक्स में जाएंगे। तो आप डेफिनेटली आपके हाथ में कलम होगी, आपके हाथ में फंड्स होंगे, आपके हाथ में सिस्टम के लोग होंगे। तो बस इसी मंशा के साथ कि मैं क्षेत्र में जो मूलभूत चीज़ें हैं उन चीज़ों को अच्छा कर सकूं। और इसके साथ में एक क्षेत्र को क्या चाहिए होता है, एक स्वच्छता चाहिए होती है, कहीं ना कहीं साक्षरता चाहिए होती है कि क्षेत्र में कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, उसको स्कूल अच्छे मिल जाएं, स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाएं हों, सड़कें ठीक ठाक हों, पानी की सप्लाई अच्छी हो, दूषित पानी कम से कम घरों में ना आ रहा हो, सुरक्षित माहौल हो, खुशनुमा माहौल हो। और कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो जो हमारी चाहे थोड़ा कम पढ़े हैं, थोड़ा अधिक पढ़े हैं, उनको एक अभिभावक चाहिए होता है कि जो उनको गाइड कर सके कि कोई बात नहीं, आप 12वीं पास हैं, आपके लिए भी जॉब है, आप दुर्भाग्य से नहीं पढ़ पाए, आपके लिए भी जॉब है। तो समृद्धि भी तब आती है जब बच्चे काम करते हैं। तो ये जो बेसिक नीड है इसको पूरा करने के लिए और अपने सामाजिक ताने बाने को आगे बढ़ाने के लिए मुझे लग रहा है कि राजनीति जो है उसमें आना पड़ रहा है। और आ करके, लेकिन मकसद एक ही है कि समाज का भला, देश का भला, जनता का भला। लगातार आप समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, धरातल स्तर पर लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी आम जो समस्याएं हैं वो आपको बताते होंगे, आप उनके बीच जाते हैं। किस तरह की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं आज भी? देखिए, मैंने फिर कहा कि मैं काउंसलर के लिए, एक पार्षद के लिए ही खड़ा हो रहा हूँ और शायद उतना ही समय दे पाऊँगा। एक पार्षद से हम बहुत बड़े बड़े काम की अपेक्षा नहीं करते। हम उससे कोई फाइनेंस पॉलिसीज़ नहीं बनवा रहे देश की, हम कोई उससे डिफेंस पॉलिसीज़ नहीं बनवा रहे हैं, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं बनवा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 5 बेसिक काम जो है एक पार्षद के होते हैं, उसमें नंबर 1 पे स्वच्छता आती है। वो स्वच्छता मतलब सड़कों की स्वच्छता, घर से निकलने वाले कूड़े का सही से इंतजाम कि भाई कूड़ा लोग डाल पाएँ, और पार्क जो है उनमें ऐसा व्यवस्था हो कि हर क्षेत्र में छोटी छोटी कॉलोनियाँ हैं, छोटे छोटे घर हैं, सफोकेशन सा फील करते हैं। तो एक जगह बचती है पार्क, जहाँ वो जा कर के बैठ करके थोड़ा सा खुले में सांस ले सकें, फूल वगैरह दिखें, मन प्रसन्न हो सके, वापस घर में मुस्कुराते हुए लौट सकें। तो ये स्वच्छता का ध्यान रखना है। नंबर 2 पे फिर मैंने कहा जैसे कि स्वास्थ्य,
हर व्यक्ति, और हमारी तो अनफॉर्चुनेटली गरीब कॉलोनियाँ हैं, तो वहाँ पर जो बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उनको मिलनी चाहिए, और ये निगम के दायरे में आता है। उसके बाद मैंने साक्षरता की बात की। सरकारी स्कूल हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी स्थिति क्या है वो आपको भी मालूम है, आप तो फील्ड में काम करते हैं। एक स्कूल अर्जुन नगर में 6 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सपोर्ट से, प्रशासन के सपोर्ट से बन गया, लेकिन देखिए हमारे जो क्षेत्रीय नेता हैं, अब उनकी निष्क्रियता कहें या क्या मंशा है भगवान जाने, कि 6 महीने में एक अर्जुन नगर का स्कूल केवल उद्घाटन की राह देखते हुए चालू नहीं हुआ है। और वो जो बच्चियां हैं हमारी, अपनी छोटी बेटियां हैं, पहली क्लास से 12वीं तक का स्कूल है अर्जुन नगर में है, वो बाहर धूप में बैठती हैं। वो उनकी कक्षाएं सफिशिएंट नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है, फर्नीचर ठीक नहीं, बाथरूम नहीं है, लेकिन केवल उद्घाटन नहीं हुआ, इसलिए जो है वो 6 महीने से तैयार बिल्डिंग बंद पड़ी है। तो ये किसका काम है? ये एक जनप्रतिनिधि का काम है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सुरक्षा में आज अनफॉर्चुनेटली हमारी जो कॉलोनियाँ हैं उन पे उनका दामन वास्तव में काला हो चुका है। लोग कहते हैं कि साहब आपका जो वार्ड है उसमें सबसे अधिक शराब चलती है, घर घर में ड्रग की बात होती है, रात में आप निकलते हैं तो गलत, मैं तो कहूँगा शराबी नहीं बोलूँगा, ड्रगी नहीं बोलूँगा, मैं तो कहूँगा मेरे अपने भटके हुए बच्चे, तो उन भटके हुए बच्चों को भी वास्तव में कौन सुधारेगा? मुझे लगता है कि उनके घर के लोग नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधि। पहले जब व्यवस्था होती थी, गांव होती थी, तो एक सरपंच साहब होते थे, एक चौधरी साहब होते थे। जो बच्चा बिगड़ा है वो चौधरी बुला लेता था, भाई सुन तेरे को बेटा ये सही बात नहीं है, तेरे माँ बाप का नाम बेकार होगा, हमारा गाँव का नाम बेकार होगा, तो समझाते थे। तो अब इन सब चीज़ों को अगर क्राइटेरिया बनाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो लोग जनप्रतिनिधि हैं वो अपने कामों को उतना अच्छा नहीं कर पा रहे जो उनसे अपेक्षा थी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से पार्टियां हैं, विभिन्न पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, किस पार्टी के साथ विचारधारा मैच खाती है, किस पार्टी की तरफ रुझान है, और किस सिंबल पे आप लड़ना पसंद करेंगे? 100% इसमें 99.99 नहीं है। देखिए मैं संघ परिवार में पैदा हुआ बच्चा हूँ। मेरे पिताजी संघ से जुड़े हुए थे और आज मेरी आयु लगभग 51 वर्ष है और मेरी संघ आयु मैं 45-46 वर्ष बोलता हूँ। जब होश संभाला तो अपने को शाखा में पाया, पिताजी के साथ पाया। मात्र 12 वर्ष का था जब बाल शाखा लगती थी सायंकालीन, उसका मुख्य शिक्षक मैं था। तो मेरी विचारधारा, अटूट विचारधारा तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है और मेरा सौभाग्य होगा अगर भारतीय जनता पार्टी कमल रूपी जो है सिंबल मुझे देती है और मैं उस सिंबल से जनता के बीच में जाकर के वोट मांगता हूं और मुझे आशीर्वाद मिलता है। विचारधारा मेरी भाजपा की थी, है और रहेगी। अगर इस बीच अगर किसी तरह का सिंबल नहीं मिल पाता है तो क्या उस विचारधारा को साथ लेते हुए भी आप मैदान में रहेंगे? देखिए बहुत कठिन आपने क्वेश्चन पूछा, लेकिन मैं बस इसका यही जवाब दूंगा कि जब हमारे जैसे चिकित्सक अगर मैदान में उतर रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से शुभ संकेत होता है। तो मैं उस शुभ संकेत को क्यों हल्का करूं, ठीक है, ये कह करके कि नहीं, मुझे आशीर्वाद है, काफ़ी लोगों का आशीर्वाद है और इस बार मुझे उम्मीद है कि बीजेपी मुझे उतारेगी और सेवा का मौका देगी। बाकी ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं बीजेपी का था, बीजेपी का हूँ। जब पॉलिटिक्स में नहीं था तब भी बीजेपी के लिए काम करते थे, संघ के लिए काम करते थे। और बीजेपी और संघ जो है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये आप कह देते हैं बीजेपी पार्टी, संघ एक संगठन नहीं, ये विचारधारा है। कभी कभी अफसोस ये होता है कि देखिए कभी लोग बोलते हैं, यहाँ हमारे क्षेत्र में हमें सुनने को मिलता है जब हम बाहर निकलते हैं, कहते हैं साहब पार्षद भी तो बीजेपी का ही है, मेयर भी तो बीजेपी का है, तब भी इतनी बदहाली कैसे? और बदहाली हमें दिख भी रही है, मैं स्वीकारता हूँ इसको। तो और मैं फिर बोलता हूँ कि देखिए एक परिवार होता है ना, कभी कभी हम सुनते हैं गाँव में ऐसी कहावत है कि साहब इसका दादा कितना बढ़िया था, भाई इसका बापू कितना बढ़िया था, ये छोरा शराब भी निकल के इसने खानदान बेकार कर दिया। तो कहने का मतलब है कि 3 लेयर पे बात होती है, एक राष्ट्रीय स्तर पे, एक राज्य स्तर पे, एक क्षेत्रीय स्तर पे। राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो मैं बड़े गर्व के साथ ये कहता हूँ कि ये हमारे देश का नहीं, ये विश्व का सौभाग्य है कि आज इस विश्व में नरेंद्र भाई मोदी जी जैसे व्यक्तित्व हैं, शख्सियत हैं। ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, ये व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्तित्व हैं। लेकिन बात वहीं बिगड़ जाती है जब क्षेत्रीय स्तर पे आती है, तब ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार हम बोलते हैं, वो तीसरा इंजन जो है वो गड़बड़ निकल जाता है और गाड़ी कहीं ना कहीं हचकोले खाने लगती है। उस इंजन को हटा भी नहीं सकते,
क्योंकि वो तो 3 से ही बनना ही है गाड़ी। लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर तीसरा इंजन भी कहीं ना कहीं वास्तव में अंदर से उनकी विचारधारा का बन जाए, जैसा हमारा पहला इंजन है और दूसरा इंजन है, तो ये गाड़ी जब सरपट दौड़ेगी तो फिर आप देखिएगा ये गुड़गांव जो है, ये अर्जुन नगर, ये मदनपुरी, ये चंडीगढ़ नज़र लोगों को आएगा कि चंडीगढ़ की तारीफ़ करते हैं ना आप लोग, बड़ा बहुत अच्छा प्लान वे में बना हुआ है। तो ऐसा ये बनेगा। मुझे उम्मीद है कि तीसरा हमारा जो इंजन है वो भी अच्छा होगा, तब वास्तव में हम कहेंगे कि ट्रिपल इंजन की सरकार देश में चल रही है, राज्य में चल रही है। सर, कोई सार्थक मैसेज आप देना चाहेंगे, कुछ सार्थक मैसेज आप डिलीवर करना चाहेंगे जनता के लिए? देखिए, मेरा बस इतना सा मैसेज है सबके लिए कि आप अपने यहाँ घर पे बैठ कर के ये विचार कीजिएगा, क्यों पढ़ा लिखा व्यक्ति, क्यों शरीफ व्यक्ति, क्यों ईमानदार व्यक्ति काउंसलर के लिए या किसी भी राजनीति की पोस्ट के लिए जल्दी से खड़ा नहीं होता। क्योंकि वो खड़ा होता है लेकिन उसको साथ नहीं मिल पाता। कहीं ना कहीं हम लोग या भयभीत होकर के, या कभी कभी कि सब एक से होता है, एक हमने ये एक अपना जो है एक दिमाग में तथ्य बना लिया कि साहब सब एक जैसे होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है, देखिए, जब अगर सामने आए, अगर शरीफ व्यक्ति सामने आए, वो व्यक्ति जो अपनी ईमानदारी की खुले में कसम खा रहा हो, तो आपको आगे बढ़ कर के आपको उसका साथ देना चाहिए। जब व्यवस्थाएं ठीक होंगी, इस बार एक डॉक्टर को आप जिताएंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, हमारे गुड़गांव में 40 वार्ड है, अगली बार आप देखेंगे कम से कम 10 वार्ड में डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको खड़े हुए मिलेंगे। क्योंकि मन बढ़ता है उससे, लोगों को लगता है कि नहीं, अब शरीफ आदमी को भी जनता जिताने लगी है। तो परिवर्तन जनता को ही लाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लोग जिनका बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण हो, ऐसे लोग जो ईमानदार, अनुशासित और शरीफ हों, तो फिर इसमें वो लोग तो अपने को समर्पित कर सकते हैं। मैं तो अपने क्षेत्र में जाकर के बोलता हूँ कि साहब, सब लोग बोलते थे अच्छे लोग आते कहाँ हैं, पढ़े लिखे लोग आते कहाँ हैं, शरीफ लोग आते कहाँ हैं, तो लो भैया मैं आ गया। मैं तो अपने को समर्पित कर सकता हूँ, एक हवन कुंड की भांति मैं स्थापित हो सकता हूँ, लेकिन आहुतियाँ तो जनता को ही देनी पड़ेंगी। अगर उनकी आहुतियाँ मिलेंगी, अग्नि प्रज्वलित होगी, फिर आसपास सुगंध फैलेगी, प्रदूषण हटेगा। आप सोचें कि डॉक्टर साहब हवन कुंड के रूप में पड़े हैं, चलो मैं नहीं वोट डालने जाता, और लोग वोट डाल रहे हैं, और लोग ये करेंगे, तो फिर भैया वो दिन में ख्वाब देखना छोड़िए। कोई चीज़ फ्री में नहीं, आपको अच्छा, ईमानदार, साफ छवि वाला नेता भी चाहिए, वो भी आपको कमाना पड़ेगा, उसमें भी आपको अपनी आहुति सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और नहीं तो डॉक्टर साहब तो हवन कुंड की तरह पड़े रहेंगे, दुष्ट आएगा पैर मार करके किनारे कर देगा, और फिर अगले 15 साल कोई डॉक्टर हिम्मत नहीं करेगा कि हाँ जी चलो मैं भी एक तरह से अपने को समर्पित करके देखता हूँ। तो सिंपल सा मैसेज, पढ़े लिखे के साथ जाइए, शरीफ के साथ जाइए, साफ छवि वाले के साथ जाइए, जिसका दृष्टिकोण सकारात्मक हो उसके साथ जाइए, अपने भय को ख़त्म कीजिए। तब देखिए ये आप आने वाला भविष्य कितना खूबसूरत होगा, आपके अपने बच्चों के लिए, हमारे अपनी पीढ़ियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, दैनिक भरोसा टीम के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर परवेश अरोड़ा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह की व्यवस्था परिवर्तन को लेकर किस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है, और मतदाताओं को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, जिससे इस जो उनकी व्यवस्थाएं हैं उनको परिवर्तन में लाया जा सकते और उनके वार्ड को स्वच्छ बनाया जा सके। एक चमकता हुआ सितारे के तौर पे उन्होंने कहा कि अपने वार्ड को चमकाएंगे। और भी कई खास शख्सियत से आपको रूबरू कराते रहेंगे। कुछ समय अंतराल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।